ओके जी, सो गुड इवनिंग। तो हम लोग लास्ट क्लास में ये वाला पार्ट कंप्लीट किए थे, तो हम लोग यहाँ पे थे लास्ट क्लास में ना। तो लास्ट 2 क्लासेस में मैंने ये डिस्कस किया है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबली इन्फिनाइट, अनकाउंटेबली इन्फिनाइट, है ना। सो कुछ थ्योरम्स देखा इसमें हमने। फिर कल हमने ये देखा कि व्हाट इज द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, है ना। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई रियल नंबर का सबसेट है, यू टेक एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर, इफ अपर बाउंड ऑफ दैट सेट एग्जिस्ट, देन लिस्ट अपर बाउंड, जिसको सुप्रीमम बोलते हैं, दैट विल आल्सो एग्जिस्ट. You take any subset of real number, if lower bound exists, then greatest lower bound means जो greatest lower bound होगा, जिसको infimum बोलते हैं, infimum will also exist, and that may not be a part of the set only. वो कोई रियल नंबर होगा बट एग्जिस्ट करेगी, वो जरूरी नहीं उस सेट में बिलोंग करेगा. तो ये था कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी. और जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ ये कहता है कि you choose any two real number x and y such that you choose x as positive. So you choose any two real number x and y where x is positive and y may be any negative, positive, anything. Then there exists, so there always exists one natural number n such that n into x will become more than y. So what y is free, you are free to choose any y. So whatever y you choose, for corresponding to that you must get one n such that n into x is more than y. ये थ्योरम है और ये जस्ट स्टेटमेंट है, इस पे बेस्ड कई बार, है ना, या तो यही स्टेटमेंट ही आपके एग्जाम में ऑप्शंस होंगे, यू हैव टू सेलेक्ट ट्रू है फॉल्स है, और अदरवाइज कुछ जगह इस पे बेस्ड क्वेश्चन बना देगा. बट डायरेक्ट ये अप्लाइड पार्ट नहीं है कि वैसे क्वेश्चंस आएंगे. तो ये थ्योरम, दो थ्योरम के स्टेटमेंट है, बाकी हमने डिस्कस की. आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देन कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, है ना. तो ये वाला पार्ट जैम, गेट, नेट सब में है, कॉमन ही है, ठीक है ना. बट थोड़ा गेट में है ना, जैसे है उस तरह से हम डिस्कस करेंगे. क्रॉची क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस, है ना, सीरीज ऑफ रियल नंबर एंड ऑल दैट. ओके, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, तो दे मीन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर. लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 1 2 3 अप टू 10 इज ऑल्सो अ सीक्वेंस, इज अ फाइनाइट सीक्वेंस. बट यहाँ पे जो बात कर रहा है एक्चुअली, सो इनका सीक्वेंस का यहाँ मतलब है इनफाइनाइट सीक्वेंस. सो वी ओनली कंसीडर इनफाइनाइट सीक्वेंसेस हेयर, ठीक है ना. मतलब अनलेस स्टेटेड अदरवाइज विल कंसीडर ओनली इनफाइनाइट सीक्वेंसेस. अगर बोलेगा फाइनाइट टर्म्स है दैट्स ओके. अगर सिर्फ सीक्वेंस जहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब होगा इनफाइनाइट सीक्वेंस ओनली. चलो यहाँ से आते हैं. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस? इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर. सो इनफाइनाइट वर्ड हिडन है, तो ये लिखा नहीं भी होगा तब भी आपका मतलब वही है कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है. एनीवन टेल मी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर? इसका डेफिनेशन क्या है? हाउ डू वी डिफाइन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर? सो मेरे हाथ में एक बुक है, अभी मैं ये देख रहा हूँ, मलिक अरोड़ा वाली बुक है. हाँ, कोई बताओ. नो, इन ऑर्डर. हाँ, इन ऑर्डर, बट यहाँ मैं रियल सीक्वेंस बोल रहा हूँ. सो मीन्स रियल नंबर, है ना. दे आर आस्किंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, सो मीन्स a function from set of natural number to real number. When they say sequence of rational numbers, so a function from set of natural number to set of rational numbers. When they say sequence of irrational numbers, so means natural number to irrational number, है ना. sequence of मान लो complex numbers, तो this to complex number. sequence of, कल ही हम एक क्वेश्चन देख रहे थे, they are asking sequence having terms are 0 1 या integers, है ना, integer valued sequence. तो sequence of integers, so that will be a function from natural number to integer. so ये sequence of integer हो गया. a function from natural number to real number, real sequence हो गया, sequence of real number, है ना. a function from natural number to q, sequence of rational numbers. a function from natural number to q dash, sequence of irrational numbers, ठीक है. सो ये तो फंक्शन है ना. फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे
इसमें आपने देखा था ना, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन, पीएमएफ इज अ फंक्शन, सीडीएफ इज अ फंक्शन, है ना, पीडीएफ इज अ फंक्शन। तो बहुत सारे इसके साथ फंक्शन है, और फंक्शन में क्या होता है, डोमेन होता है और रेंज होता है। तो वो हर फंक्शन के पास कुछ डोमेन और रेंज होगा, या एटलीस्ट कोडोमेन। कोडोमेन तो डिपेंड करता है हम क्या डिफाइन करते हैं, बट रेंज डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर फंक्शन। तो चलिए तो इसमें क्या होगा, मैथमेटिकल सेंस में सीक्वेंस इज अ फंक्शन, ठीक है ना। सो अ सीक्वेंस जो है या अ फंक्शन f from natural number to r defined as f of n is equal to an, ठीक है ना। this is called infinite sequence, this is called a sequence of real numbers. so why sequence of real number, due to this। इसका मतलब ये हो गया, that is, so they want to say कि an is a real number for all n belongs to natural number, ये मतलब है। और ये जनरली वी राइट इट, हम लोग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर n को मैंने 1 लिया, n क्या है, यहाँ से आएगा, और an कहाँ से आएगा, यहाँ से। सो एक फंक्शन है fx बराबर y, सो y इज फ्रॉम कोडोमेन एंड x इज फ्रॉम डोमेन। सो ठीक है ना। सो जनरली वी राइट सीक्वेंस एज, so we denote it and we write as, तो इसका नोटेशन मैं ये यूज करूंगा, ए एन, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब होगा कि a1 a2 a3 एंड डॉट 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 चलता रहेगा। सो दिस इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, है ना, दिस इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। सो हम ऐसा लिखेंगे, दिस एज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सो ये नोटेशन यूज होगा यहाँ पे। कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं यूज करते हैं, बिकॉज कर्ली ब्रैकेट इज नोटेशन फॉर द सेट, और सीक्वेंस में ईच टर्म्स आर ऑर्डर्ड एक्चुअली, है ना। सो a1 इज द फर्स्ट टर्म, a2 इज द सेकेंड टर्म, a3 इज द थर्ड टर्म, एंड यू कैन नॉट इंटरचेंज इट। अगर आप इंटरचेंज करोगे तो वो सीक्वेंस बदल जाएगी। इन सेट में क्या होता है, व्हेन यू इंटरचेंज एलिमेंट्स, 1 2 3 है सेट में, 2 1 3 लिख दो, 3 2 1 लिख दो, दे आर द सेम सेट, दे आर नॉट डिफरेंट सेट ना, ये है। बट इन केस ऑफ सीक्वेंस, अगर आप टर्म्स को चेंज करोगे तो नई सीक्वेंस बन जाएगी, दे आर डिफरेंट सीक्वेंस। तो मतलब सीक्वेंस में ईच टर्म क्या ऑर्डर्ड है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ईच टर्म ऑर्डर्ड है। सेट में क्या होता है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ना ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सो सेट एंड सीक्वेंस आर डिफरेंट थिंग। हाँ, रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात करेंगे, दैट इज ऑल्सो सेट। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ रेंज ऑफ सीक्वेंस, सो रेंज आप लिखेंगे तो वो सेट में लिख सकते हैं। हाँ, एज so we'll write this as a sequence of real number, है ना, या as a sequence of real number, हम इस तरह नोटेशन यूज करेंगे आगे। रेंज ऑफ सीक्वेंस जब लिखेंगे, so that you can write in set, so रेंज जो होगा ऐसा आप लिख सकते हैं, a1 a2 a3। अब जो भी है ना, सेट की प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी जानते हैं कि रिपीटेड एलिमेंट्स आर रिटन जस्ट वंस, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो उसके हिसाब से आप लिख लेंगे, तो सीक्वेंस का रेंज निकाल लेंगे आप, ठीक है। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस जो होगा इस तरह से हम लिख पाएंगे। जी जी जी, है ना, वही बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, रिपीट कर रहा है तो आप एक बार ही लिखेंगे। सो सीक्वेंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी, सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, सीक्वेंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना। इन सेट, हाँ, रेंज ऑफ सीक्वेंस इज जस्ट अ सेट, है ना। सो रेंज ऑफ सीक्वेंस इज अ सेट ओनली, सो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है जी। ठीक है, ये डेफिनेशन हुआ, जो जस्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वरना आप जानते होंगे ये सीक्वेंस है सिंपल, कि a1 a2 a3 लेवलिंग हो जाती है, टर्म्स की हम लोग लेवलिंग कर देते हैं, तो ये सीक्वेंस है सिंपल। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो, चलो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ। सो व्हेन वी राइट एग्जाम्पल, तो अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ तो एग्जाम्पल के लिए है ना 1/n हो गया। अच्छा, मैं ये नहीं भी लिखता हूँ तो मतलब वही, जैसे यहाँ लिख दिया। सो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आप लिख भी सकते हो, और अगर नहीं भी लिख रहे हो दैट्स ओके। अच्छा, हम लोग यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं,
कुछ बुक में 0 से स्टार्ट होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो लोग डोमेन क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। तो वो टर्म 1 से स्टार्ट करने के बजाय 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, दैट्स ऑल्सो ओके। तो उसके हिसाब से डेफिनेशन लिखा जा सकता है। सो 1/n है ना, जैसे 1/n² -1 की पावर n या -1 की पावर n/n, ये सब सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। 1 + 1/n की पावर n, तो ये सब आपके सीक्वेंसेस को मैं ओपन करके अगले पेज पे लिखता हूँ, देखो। तो जैसे ये सीक्वेंस ऑफ, जैसे सीक्वेंस है n, अच्छा an का मतलब क्या, nth टर्म। जैसे a1 का मतलब था फर्स्ट टर्म, सो a1 इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो हम लोग जनरली सीक्वेंस को nth टर्म के थ्रू लिखते हैं, है ना। सो an मीन्स nth टर्म। अब n की वैल्यू जैसे चेंज करेंगे टर्म्स की वैल्यू चेंज करेगी। तो an का मतलब होगा यहाँ से n को 1 रखेंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, है ना। इस तरह से टर्म चल रहा है। जैसे मैं 1/n² लिख रहा हूँ तो 1, 1/2², यहाँ 1/1² भी लिख सकते हो, 1/3², 1/4² एंड सो ऑन। -1 की पावर n है तो n को 1 रखेंगे तो -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो ये टर्म्स हैं सीक्वेंस के। 1 + 1/n की पावर n, तो ये जैसे है n को अगर हमने 1 रख दिया तो ये 1 + 1/1 + 1 2 है ना, n को 1 रखा 2 आया, n को 2 रखेंगे सो 1 + 1/2 का स्क्वायर, 1 + 1/3 का क्यूब, 1 + 1/4 की पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरह से है। यहाँ -1 की पावर n/n है मान लो, सो ये हो जाएगा -1 1/2, -1/3, 1/4, -1/5। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखना होगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शंस मतलब क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल होते हैं कि एक सीक्वेंस दिया, कोई बाउंडेड होगा तो कन्वर्जेंट भी होगा, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, मोनोटोनिक है तो बाउंडेड है, बाउंडेड है तो मोनोटोनिक है। इस तरह के 4 ऑप्शंस बने होंगे। अब आपको कोई ऑप्शन गलत दिखाना था, वो काउंटर एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सीक्वेंसेस कुछ याद रहेगा तो बेटर रहेगा, है ना, ताकि आप उसको गलत प्रूफ कर पाओगे। तो फिर और बहुत सारे सीक्वेंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये भी एक सीक्वेंस है 1 + 1/2 अप टू 1/n। मैं इसको एज ए सीक्वेंस ले रहा हूँ, दिस इज an एक्चुअली, ठीक है ना। सो इसमें जैसे पहला टर्म क्या होगा, 1 होगा। दूसरा टर्म क्या है, 1 + 1/2। तीसरा टर्म क्या है, 1 + 1/2 + 1/3। फोर्थ टर्म क्या है, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। सो ये भी एज ए सीक्वेंस कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है ना। ये तो सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो 1/n² है या 2 की पावर n है ना, या 2 की n² / 2 की पावर n है। ये डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं और सबको बाद में हमें लिमिट निकालने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सीक्वेंस की लिमिट मतलब कहाँ कन्वर्ज कर रही है। तो इस तरह से इसके टर्म्स आप लिख सकते हैं इजीली। सो 1/1², 1/2², 1/3² एंड सो ऑन। यहाँ से आ जाएगा क्या, 2, 2² 2³ एंड सो ऑन, है ना। यहाँ से ऐसे ही 1/2, फिर 2² n को हमने क्या रखा, 2² और 2², अच्छा कट ही जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये कोइंसिडेंट है ना, तो 2 रखा इक्वल आ गया। फिर आगे 3² 2 की पावर 3, फिर 4² और 2 की पावर 4 एंड चलता रहेगा इस तरह से। तो मेनली ये तो एग्जाम्पल लिखा जस्ट मैंने, कुछ सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। और है ना, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर और कोडोमेन इज रियल नंबर, सिंपल।
तो सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और रेंज कोडोमेन। हाँ ये इसको क्या बोल सकते हैं, क्या नाम है भाई इसका, इसको हम लोग लिखते हैं, नाम तो पता नहीं क्या लिखूं, क्या बोलूंगा इसको, ये ब्रैकेट तो नहीं है, ब्रैकेट हाँ ट्रायंगल, एंगल ब्रैकेट, ओके इस तरह से जनरली है ना हम लोग, पैरेंथेसिस ये होता है, ये कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है, सो एंगल ब्रैकेट यस यू कैन से, है ना, तो एंगल ब्रैकेट यू कैन से, सो इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं। चलो तो ये तो सीक्वेंस का डेफिनेशन हो गया। आगे है कि जैसे इन्होंने कहा है क्या बात करना है, सीक्वेंस का हमें देखना है, व्हाट इज द टॉक अबाउट सीक्वेंस के बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का क्या मीनिंग है, फिर लिमिट पे आएंगे, कन्वर्जेंस से ही लिमिट आएगी बाद में, है ना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, हम कब बोलेंगे कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, क्या डेफिनेशन है इसका। जीरो क्यों होगा, ये तो सीक्वेंस है। converges to some finite value, but when can we say it converges to some finite value, definition क्या है। हाँ लेकिन वो उसको डिफाइन कैसे करेंगे आप, तो आपको पता है लोअर क्लास में जैसे हम लोग अभी मैं याद दिलाता हूँ आपको कि ये कैलकुलस, हाँ बोलो। हम्म हाँ मतलब ये है कि सीक्वेंस में कुछ फाइनाइट टर्म को अगर हम छोड़ दे तो बाकी सारे टर्म्स किसी एक नंबर के नेबरहुड में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ हमें नेबरहुड डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं मैथमेटिकल वे में बात कर रहा हूँ कि जैसे सीक्वेंस में इन्फाइनाइट टर्म्स हैं, क्योंकि हमने देखा डोमेन नेचुरल नंबर है, तो सीक्वेंस के पास इन्फाइनाइट टर्म्स हैं, तो कुछ टर्म को अगर मैं छोड़ दूँ तो ये कुछ टर्म हो सकता है 1 करोड़ टर्म हो, ठीक है ना, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर फाइनाइट, एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर चूज करोगे तो फाइनाइट होगा। सो कुछ फाइनाइट टर्म को अगर हम छोड़ दे तो उसके बाद के जितने भी टर्म्स हैं ऑल टर्म विल बिलोंग टू नेबरहुड ऑफ अ फिक्स रियल नंबर, एंड वही जो नंबर है वो लिमिट है उसकी। तो जैसे मैं यहाँ अगर डिफाइन करूँ, मैं भी कह रहा था नेबरहुड क्या होता है, जैसे आप कभी फंक्शन कैलकुलस में पढ़ते हैं x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एल, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, इसको आप कैसे समझते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में तो फंक्शन ही है ना। सो लिमिट नहीं नहीं इसका डेफिनेशन क्या है, ये तो ठीक है, तो कैलकुलस वे है, व्हाट इज एनालिटिक डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म, इसको एनालिसिस के वे में कैसे हम डिफाइन करेंगे। ओके लेस देन एल, ये कहाँ से आ गया, एनालिटिक डेफिनेशन क्या है, क्योंकि नेबरहुड हम डिफाइन करेंगे ना, यहाँ क्या मतलब है, एक्स लाइज इन द डिलेटेड नेबरहुड ऑफ ए, हाँ हाँ, जैसे मुझे ये बताओ x टेंस टू a में और x इक्वल टू a में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। हाँ जी अमित आप बताइए, आप कह रहे थे कि फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू a, आपके हिसाब से इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। क्या डिफरेंस है बताइए। हम्म सो देखो इसका श्योरली मतलब है कि x a नहीं है, ये अगर x टेंस टू a, हाँ इसको बोलते हैं, यहाँ जब हम लिख रहे हैं ना, यहाँ पे जब लिखते हैं सो हम ये लिखते हैं कि x लाइज इन द डिलेटेड नेबरहुड ऑफ, ये जो टर्म यहाँ पे जब लिमिट में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि x लाइज इन द डिलेटेड नेबरहुड ऑफ a। सो मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाह रहा था, मैं बताता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली जो x है, लाइक सपोज कोई नंबर है a,
दिस अ फिक्स ए। एक एप्सिलॉन कोई नंबर है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एप्सिलॉन कहाँ से आ गया ना, अक्सर ये बीएससी में लोगों को बहुत परेशान करता है। तो एप्सिलॉन कोई फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना। एप्सिलॉन की वैल्यू 100 भी हो सकती है, एप्सिलॉन 1/100 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो उसकी वैल्यू कोई भी पॉजिटिव, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 करोड़ भी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन इज अ आर्बिट्री पॉजिटिव रियल नंबर। तो आर्बिट्री मतलब क्या, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ना। सो एप्सिलॉन जनरली हम लोग बहुत स्मॉलेस्ट चूज करते हैं, क्योंकि फॉर ऑल एप्सिलॉन की हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हम लोग जनरली आप देखते होंगे स्मॉल, बस एप्सिलॉन कॉट में एनी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ एप्सिलॉन अभी जो मैं ले रहा हूँ है ना, तो मेरा नेबरहुड है। तो जनरली हम लोग ज़्यादातर जो वर्क करते हैं वो स्मॉलर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर होगा, जीरो के बहुत क्लोज होगा, उसके लिए काम करते हैं, जो चीज़ें प्रूफ करते हैं वो है। सो यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर है ये ए प्लस एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन तो मेरा लेंथ है, सो दिस नंबर इज ए प्लस एप्सिलॉन। एंड ये जो नंबर है दिस इज ए प्लस एप्सिलॉन, दिस इज ए माइनस एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो ये इस इंटरवल का लेंथ कितना है, 2। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, तो ये जो इंटरवल है ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन, दिस इज नेबरहुड ऑफ ए। मैथमेटिकल टर्म में हम लोग बोलेंगे ये जो इंटरवल है ये ए का नेबरहुड है, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन नंबर लाइन पे है तो नेबरहुड है। अगर मैं यही चीज ऐसा करता हूं कि a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन, ये एक इंटरवल है जिसमें से मैंने a को बाहर कर दिया, मतलब कह रहा हूं a नहीं होगा, मतलब इस इंटरवल में a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन के बीच का कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट a इज नॉट बिलोंग दैट इंटरवल। इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, या दिस इज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। आपने ये वर्ड पहले सुने होंगे, डिलीटेड नेबरहुड, है ना, डिलीटेड नेबरहुड। सो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। सो डिलीटेड नेबर मतलब क्या है, उस पॉइंट को हटा दिया उस इंटरवल से, कि उसका नेबरहुड के सारे पॉइंट्स हैं बट वो खुद नहीं है उस सेट में, तो है ना। तो ये है, या इसको आप ऐसे चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि ए माइनस एप्सिलॉन से ए यूनियन ए टू ए प्लस एप्सिलॉन, आप ये ऐसे लिख सकते हो आप। सो माइनस माइनस ए तक ए से, सो ए यहाँ एक्सक्लूड हो गया ना, ये सेट इसके इक्वल है, तो हम इसको बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। जब आप डेफिनेशन देखते होंगे तो ऐसे ही लिखा रहता है कि x lies in deleted neighborhood of A, then fx lies in neighborhood of L। तो इसका पता है मतलब क्या है, इसका मतलब मैं कह रहा था कि when x approaches to A then fx approaches to L, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि, तो यहाँ पे एक्चुअली ये x A के डिलेटेड नेबरहुड में होता है जनरली जब लिखते हैं टेंस टू हम लोग, और यहाँ पे मतलब हो सकता है fx L के भी इक्वल हो, सो दैट में भी मतलब ये है कि जब x A को अप्रोच कर रही है तो fx L को अप्रोच कर रही है, सिंपल। व्हेन x इज इन द नेबरहुड ऑफ A देन, तो यहाँ पे जो ये टर्म होता है, तो मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, यहाँ हम डिलेटेड नेबरहुड लेते हैं। सो x लाइज इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, और यहाँ जो हम लिखते हैं डिलीटेड नहीं लेते हैं, तो इसलिए या तो ऐसा लिखना गलत होगा या मैं बस समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ एफ एक्स लाइज इन जस्ट नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है। तो मैं लिमिट का बेसिक्स बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं सीक्वेंस के कन्वर्जेंस, हाँ नेबरहुड में ये नंबर, हाँ नेबरहुड, सो नॉट ए, यहाँ पे एल होगा। हाँ सेकेंड वाला डिलीटेड नहीं है, उसकी वजह ये है कि हो सकता है फंक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो एल के, है ना, इसीलिए यहाँ पे एक्स एग्जैक्टली इक्वल ए के हम लोग नहीं लेते हैं। अगर वैसा होगा, जब ए एक्स ए के इक्वल होगा ही तो हम ये नोटेशन यूज करेंगे, विल नॉट यूज दिस नोटेशन, तो एक्स के लिए। लेकिन इसका जो केस होता है तो बुक में इसलिए ऐसा नहीं लिखा होगा, बुक्स में आप देखेंगे डेफिनेशन। तो मैं आता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे एक्चुअली लिमिट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो लिमिट सीक्वेंस की एक्सप्लेन करना है, तो सीक्वेंस इज ऑल्सो फंक्शन, तो मैं एक बार लिमिट फंक्शन की एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो उससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि सीक्वेंस के लिमिट का क्या मतलब है। तो ठीक है ना, सो यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड है ए का, सो एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू ए बट एफ एक्स कैन बी इक्वल टू एल, ये चीज़ है यहाँ पे कि एफ एक्स कैन बी इक्वल टू एल। सो यहाँ पे जस्ट नेबरहुड है, एफ एक्स लाइज इन नेबरहुड ऑफ एल, तो यहाँ मैंने एल के नेबरहुड में लिखा है,
इम्प्लाई नहीं कर रहा, मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इम्प्लाई नहीं कर रहा है, वो डेफिनेशन है। हमने कहा इम्प्लाई नहीं कर रहा है, वो डेफिनेशन है कि ऐसा होगा तब बोलेंगे लिमिट ये है। इम्प्लाई, मैं इसका एक्चुअल डेफिनेशन लिखता हूँ जो आपको बुक में मिलता होगा, ये मैं बस समझा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे एब्स्ट्रैक्ट तरीके से लिखूंगा तो ऐसा लिखा मिलेगा आपको, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू, वो डेफिनेशन है, आपको समझ आता होगा। डेफिनेशन हम नहीं देते, डेफिनेशन होता है इंट्रोडक्शन चीज़ों का, तो मैं बोल रहा हूँ इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म, हाउ डू वी डिफाइन लिमिट। आपको कोई पूछता है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लिमिट, तो आप कहोगे कि एक्स को ए रख देंगे, एल आ जाएगा, तो वो आपको पहले पॉइंट पर रिजेक्ट कर देगा इंटरव्यू में, अगर आपने ऐसा बोल दिया बाय द वे। तो उसका मतलब आपको कुछ नहीं पता लिमिट के बारे में। अगर कहीं डेफिनेशन पूछता है तो आपको समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज डेफिनेशन। अक्सर क्लास में मैं यही फेस करता हूँ, मैं कोई भी वर्ड पूछता हूँ, एक दो बच्चा मुश्किल से उसको डेफिनेशन ठीक से आता है, आसान से आसान वर्ड अगर पूछ लूंगा तब भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन डोंट नो द डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन ज़्यादातर यूज होता ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन तो थ्योरम से सॉल्व हो जाते हैं, तो बच्चे डेफिनेशन भूल जाते हैं। और इंटरव्यू जब कहीं पे दोगे तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करता है, तो वहीं पे इंप्रेशन बच्चों का खराब हो जाता है कि इसको डेफिनेशन ही नहीं पता है, ये चीज़ है। तो तो होगा क्या, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन ये है, आप देखते होंगे बुक में ऐसा लिखता है, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा मोर देन जीरो। अब फिर हो गया डेल्टा क्या आ गया, तो एप्सिलॉन डेल्टा भाई भाई है, जो एप्सिलॉन है वैसे ही डेल्टा है, बस दो अलग अलग है। तो एप्सिलॉन इज आर्बिट्री पॉजिटिव रियल नंबर, डेल्टा इज ऑल्सो आर्बिट्री पॉजिटिव रियल नंबर, जो एप्सिलॉन है वैसे ही डेल्टा है, बस दो अलग अलग नंबर है, ठीक है ना। सो फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा मोर देन जीरो सच दैट fx minus l is less than epsilon when x minus a is less than delta मोर देन जीरो। तो ये मैं आपको वहां पे उसके थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा था, तो आपको ये समझ आता तो ये समझिए आप, ये चीज है। तो यहाँ पे मोर देन जीरो लिखा हुआ है, सो है ना, व्हेन एवर या व्हेन, बुक में व्हेन एवर वर्ड यूज होगा। तो अगर आप बुक में लिमिट के डेफिनेशन सर्च करेंगे, गूगल करके देख लो चाहो तो, कहीं बुक में खोल के देख लो, तो ये डेफिनेशन लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है ना, लिमिट का डेफिनेशन जो लिखते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब है अब मैं आपसे अगर पूछूंगा इसको सिंप्लीफाई करो, यू सिंप्लीफाई दिस थिंग, तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्साइलॉन, सो एफ एक्स माइनस एल मोर देन एप्साइलॉन लेस देन एप्साइलॉन। सो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से हो जाएगी, एल माइनस एप्साइलॉन से एल प्लस एप्साइलॉन। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ एक्स बिलोंग्स टू एल माइनस एप्साइलॉन टू एल प्लस एप्साइलॉन। इसका क्या मतलब हो गया कि एफ एक्स लाइज इन नेबरहुड नॉट डिलीटेड नेबरहुड। यहाँ हमने कहीं भी ऐसा केस नहीं देखा है कि एफ एक्स एल के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे हो गया एफ एक्स लाइज इन नेबरहुड ऑफ, सो नेबरहुड है ना, सो नेबरहुड ऑफ क्या होगा यहाँ पे एल, ठीक है ना। दूसरा केस देखो, तो एक तो ये केस हो गया, दूसरा चलो इसको एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, पहले एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो इसको इसी तरीके से सॉल्व जैसे मैंने ये सॉल्व किया, तो यहाँ से निकल के आएगा x बिलोंग्स टू ए माइनस, जैसे ये ओपन किया वैसे ही कर लो, तो ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा। बट यहाँ देखो एक और कंडीशन है कि ये मॉड पॉजिटिव होने चाहिए। तो मॉड पॉजिटिव कब होगा, अच्छा जीरो कब होगा, ये दिस मॉड इज जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए। सो कब हम गारंटी दे सकते हैं कि मॉड, नहीं नहीं एक्स ए के इक्वल नहीं होगा, ग्रेटर लेस कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी ग्रेटर देन मॉड है ना, तो मे बी ग्रेटर देन मे बी लेस देन, बट एक्स ए के इक्वल नहीं होगा। अब व्हेन यू टेक एक्स नॉट इक्वल टू ए तो ये पॉजिटिव होगा, चाहे एक्स लेस देन ए भी हो सकता है, मोर देन ए भी हो सकता है, मॉड लगा है ना इसीलिए। तो यहाँ पे आएगा जब हम लिखते हैं मोर देन जीरो, तो इसका मतलब है कि दिस माइनस ए, और इसको हम बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। तो यहाँ क्या हो गया, सो है ना, सो एक्स लाइज इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। आप बुक्स में अगर पढ़े होंगे, कोई बुक आपके पास खोल कर देखिए लिमिट वाली, ये डेफिनेशन लिखा होगा वहां पे। सो एक्स लाइज इन डिलीटेड नेबरहुड
डिलीटेड नेबरहुड ऑफ, किसके डिलीटेड नेबरहुड में है, ए के ना, ए के। सो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, तो डिफरेंस क्या है कि, ठीक है ना, तो यहाँ एफ एक्स एल माइनस एप्साइलन से एल प्लस एप्साइलन में होगी, जब एक्स ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा में होगी, एक्सेप्ट ए। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन की वैल्यू ए पे पूछ लेगा आपसे, लिमिट क्यों निकलवाएगा। तो लिमिट एक्चुअली समाव हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे होते हैं फंक्शन की, जब एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू गिवन है तो हम एफ एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे होते हैं, यही है, ठीक है ना। तो इसी को मैंने वैसे लिखा था एक तरीके से कि इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि व्हेन x अप्रोचेस टू a, बट यहां हम बोल रहे हैं कि x इक्वल टू a नहीं होगा, डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहा हूं, देन जो fx होगा, सो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये बोल रहा हूं मैं, x विल नॉट बी इक्वल टू a एंड देन इट विल इम्प्लाई fx विल बिलोंग टू l। सो ये मतलब ये यहाँ पे fx में भी इक्वल टू l, सो इसको बोलते हैं नेबरहुड ऑफ l, fx बिलोंग्स टू नेबरहुड, यहाँ पे होता है x बिलोंग्स टू डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, x यहाँ a के इक्वल नहीं होगा, a के नेबरहुड में होगा, तो मोर देन a हो सकता है, लेस देन a हो सकता है। तो आप जानते होंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसीलिए आता है क्योंकि हमने कहा ना x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास कि a जो है a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा में है, और fx जो है l माइनस एप्साइलॉन से l प्लस एप्साइलॉन में है। अब यहाँ हम क्या बोल रहे थे, फॉर एनी एप्साइलॉन मोर देन 0, अब तुम कोई भी एप्साइलॉन ले लो उसके लिए ये रिजल्ट होल्ड होगा, इसका मतलब ये हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एफ एक्स एल के बहुत क्लोज है, कितना क्लोज है कि एफ एक्स और एल के बीच का जो डिफरेंस है वो एप्साइलॉन से कम है। एप्साइलॉन क्या है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी। तो जनरली इसका सिग्निफिकेंस तभी आता है जब एप्साइलॉन बहुत छोटा ले लो तुम, 0 को बहुत क्लोज, तो इसका मतलब एफ एक्स और एल लगभग इक्वल है ना, एफ एक्स की वैल्यू लगभग एल के इक्वल है। और यहाँ क्या है, एक्स बिलोंग्स टू, तो एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए, सो मे बी लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये लिमिट का मीनिंग है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज मीनिंग। जी जी ठीक है ना। तो ये तो डेफिनेशन हो गया लिमिट का। अब मैं यहाँ पे आता हूँ सेम चीज़, चलो अब हम आते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पे। तो हम लोग जो बोलते हैं कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन इक्वल है एल के, इसका क्या मतलब है कि एन जब बहुत लार्ज होगा तो ए एन की वैल्यू एल के नेबरहुड में आ जाएगी, है ना। उस लिमिट है, एल इज द लिमिट, तो उसके नेबरहुड में आ जाएगी। लेकिन मैं यही डिफाइन करूंगा, तो चलो लिखते हैं। सो अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, चलो इसको ए एन बोल देता हूं, दिस इज, या दिस कन्वर्जेस टू, converges to a real number L if and only if। तो मुझे मैं कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, और ये सब कई बार ऑप्शंस में रहते हैं तो आपको पता चलना ये सेम ही है, वरना आपको चेक करना है कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो आप लिमिट निकाल लोगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कन्वर्जेंट है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो डाइवर्जेंट है, सिंपल, कन्वर्ज नहीं कर रही है। लेकिन मीनिंग क्या है इसका, सो सीक्वेंस ऑफ, है ना, real numbers n is converges to a real number L if and only if for any epsilon more than 0, यहाँ होगा there exist, अब यहाँ आप नोटेशन n, कुछ बुक में n नॉट लिखा होता है, कुछ में m लिखा होता है ना। सो there exist m belongs to natural number, एक ऐसा नेचुरल नंबर आपको मिलेगा हर एप्साइलॉन के लिए। सो वट एवर एप्साइलॉन यू चूज यू विल गेट 1 m जो कि n से नेचुरल नंबर में होगा, सच दैट कि ए एन और एल बहुत एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्साइलॉन फॉर ऑल एन मोर देन इक्वल टू एम, या बुक में एन नॉट लिखा रहता है ना, बुक में जनरली एन नॉट लिखा होगा। सो ये है एन नॉट कोई फिक्स नेचुरल नंबर, इसीलिए सो हमने क्या लिखा है इसको समझिए। अब ये कहना चाह रहा हूँ, फिर से आप यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, तो इसका मतलब ये हो गया, इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो इस लाइन का मतलब हो गया दैट इज, है ना। सो ए एन बिलोंग करेगा एल माइनस एप्साइलॉन टू एल प्लस एप्साइलॉन
फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m। अब ये m क्या है, मैं कह रहा था कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ दो, तो क्या कहना चाह रहा है कि पहले m टर्म को तुम छोड़ दो, m टर्म के बाद आफ्टर m टर्म, n तो नेचुरल नंबर है ना, तो m कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 100 है, तो बोला पहले 100 टर्म के बाद क्या होगा, an माइनस और l के बीच का डिफरेंस बहुत कम होगा, कितना, एप्सिलॉन से कम। एप्सिलॉन क्या है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो एप्सिलॉन 1 अपॉन अगर आप 10 ट्रिलियन ले लो तब भी ट्रू होगा। सो वट एवर नंबर यू टेक, एनी पॉजिटिव, यहाँ नहीं और नहीं, फॉर ऑल है, सो फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0, उसके लिए चाहे एप्सिलॉन कुछ भी लोगे तो an और l एक दूसरे के बहुत अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, है ना। इक्वल जरूरी नहीं an है ना, ऐसा हो सकता है कि लिमिट सीक्वेंस के किसी भी टर्म के इक्वल ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना, कि जरूरत है लिमिट सीक्वेंस का टर्म होगा। लिमिट तो एक नंबर है जो हो सकता है सीक्वेंस का टर्म हो भी या ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है एक भी टर्म लिमिट के इक्वल ना है, लेकिन उस नंबर के नेबरहुड में सीक्वेंस के ऑल टर्म्स बिलोंग कर रहा है एक्सेप्ट फ्यू फाइनाइटली मेनी टर्म्स। वो फाइनाइटली मेनी टर्म्स क्या है, यहाँ m टर्म्स है, तो वो कहने का मतलब पहले m टर्म को अगर हमने छोड़ दिया तो उसके बाद सीक्वेंस के सारे टर्म उस l नंबर के नेबरहुड में चली जाएगी और तब हम बोलेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो ये थ्योरेटिकल मीनिंग है, डेफिनेशन है। इनडायरेक्टली आप लिखेंगे, सो वी राइट कि लिमिट ऑफ an n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू l। तो इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो मैंने इसको डिफाइन किया है। सो कोई पूछेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, कि an की लिमिट l है, इसका क्या डेफिनेशन है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ an बीइंग l, है ना, और बोल रहा है कि मान लो an सीक्वेंस है और an की लिमिट l हो रही है, इसका क्या डेफिनेशन है या क्या मीनिंग है, तो उसका मीनिंग ये है, तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि ये मीनिंग है उसका, ठीक है। बाकी कोई एनालिसिस की बुक उठाओगे तो उसमें प्रूफ करके दिखा रहा होगा, तो हम लोग ऐसे, अगर तुम एनालिसिस की कोई बुक उठाओगे, री एनालिसिस की, बार्टल की है, तो वो इस तरीके से तुम्हें लिमिट निकाल के दिखा रहा होगा, तुम चेक करो, वहाँ तुम्हें वो प्रूफ करके दिखाएगा एप्सिलॉन और ये n के हेल्प से कि n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 0 क्यों होता है। हमें तो पता है ना कि 1/n 0 होता है, तुम देखो तो ये तुम्हें प्रूफ करके दिखा रहा होगा बुक में, कोई भी एनालिसिस की बुक उठा लो, वहाँ तुम्हें ये प्रूफ करके दिखाएगा इस डेफिनेशन से कि लिमिट 0 क्यों है ना। तो क्या करेगा, वो प्रूफ करेगा फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, वो क्या करता है 1/n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन ले लिया, मैंने एप्सिलॉन कंसिडर कर लिया मोर देन 0। अब अगर मैं इसको प्रूफ रफली आइडिया दे देता हूँ, इतना प्रूफ तो करूँगा नहीं, तो मान लो एप्सिलॉन कोई नंबर मोर देन 0 है, तो ये क्या किया 1/n माइनस 0, ये कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको हमने रख दिया लेस देन एप्सिलॉन, इसको सिंप्लीफाई करो, तो n तो खुद पॉजिटिव है, n तो नेचुरल नंबर है, तो मॉड यहाँ काम करेगा नहीं, तो आ जाएगा 1/n लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा n मोर देन 1/एप्सिलॉन। तो ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि मुझे ये प्रूफ करना है ना, वी वांट टू प्रूफ दिस, हमें तो ये प्रूफ करना है। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा क्यों होगा, तो कल ही हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़े थे। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि फॉर एनी रियल नंबर, तो यहाँ एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है तो 1/एप्सिलॉन भी क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहता है कि यू चूज एनी 2 रियल नंबर x एंड y, फॉर दैट x एंड y देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n that will be n into x will be more than y। तब वही आर्गुमेंट प्रॉपर्टी लगा के बता रहा हूँ कि ये क्यों ट्रू है, और ये ट्रू हो जाएगा तो ये भी ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू हो गया तो प्रूफ हो गया। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहता है कि फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0 तुम x की जगह 1 लो और y की जगह 1/एप्सिलॉन लो। जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का थ्योरम है, उस थ्योरम में x इक्वल टू 1 लेते हैं और y इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन लेते हैं, तो क्या बनेगी n इंटू एक्स मोर देन y, तो n इंटू 1 मोर देन 1/एप्सिलॉन। सो ये रिजल्ट ट्रू है, क्यों ट्रू है, ड्यू टू आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का प्रूफ भी देख सकते हो, उसका भी प्रूफ आर्किमिडियन ने दिया होगा जब वो थ्योरम दे रहा था, तो है ना, तो वहाँ मिल जाएगा आपको प्रूफ वहाँ पे। सो यहाँ से n मोर देन 1/एप्सिलॉन, सो आपको बुक्स में देख सकते हैं ना, जो भी लोग थ्योरम देते हैं उन्होंने प्रूफ भी दिए होंगे, क्या दिया ही होगा, बाकी लोगों ने उनके प्रूफ करते, कोई थ्योरम दे के मर गया तो उनके आगे वाले जनरेशन उसको प्रूफ करती है, तो ऐसा होता है। सो n मोर देन 1/एप्सिलॉन है, so yeah, this is true due to Archimedean property, and then this is true, then for any epsilon there exists n such that n more than 1/एप्सिलॉन, और वहाँ से प्रूफ। तब अगर मैं आइडिया दे रहा हूँ तो आप किसी बुक में जाकर देखो इसके प्रूफ का आइडिया, जो मैंने कहा यही चीज़ वहाँ लिखा होगा, थोड़ा और डिटेल में लिखा होगा। तो हमें तो एग्जाम में नेट गेट में प्रूफ करने की जरूरत तो है नहीं, हमारे पास ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन टिक करना है,
बट ये मीनिंग समझने के लिए कहीं पे आगे ज़रूरत पड़ेगी, आप अगर कोई बच्चा एमएससी करेगा, पीएचडी करेगा या बाद में ना, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी ये सब चीज़ें। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हो, तो ये प्रूफ का आइडिया है। एनीवे तो कन्वर्जेंस का ये मीनिंग है जी। जी 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 बिल्कुल, यहाँ सीक्वेंस का। जी ठीक है ना, तो ये तो कन्वर्जेंस की मीनिंग हुई। इनडायरेक्टली ये जो मैं लिखा, हमने ये लिखा है, तो हम सिंपल अब क्या बोलेंगे, तो मैं इसी को दूसरे तरीके से अगर लिखूँ मैं, तो यहाँ क्या करूँगा, मैं थ्योरम लिखता हूँ। सो हम इस थ्योरम के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर is said to be convergent if and only if there exists a real number L such that limit of an is equal to L। अब ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैं बोलूँगा कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है an, चलो उसको बोल दो an। सो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर an है, so a sequence of real number an is said to be convergent है ना, या said to be convergent, said to be क्या, is convergent छोड़ो, is convergent, a sequence of real number n is convergent if and only if there exists a real number l। अब मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ तो फाइनाइट ही होगा, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है, ठीक है ना। सो अगर मैं बोलता हूँ कोई रियल नंबर है तो वो फाइनाइट नंबर ही होगा, अगर हम बोलता हूँ कोई नेचुरल नंबर है तो फाइनाइट नंबर ही होगा। इन्फिनिटी इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, ठीक है ना। तो जब हम बोलते हैं एल यहाँ पे कोई रियल नंबर मिलेगा तो इसका मतलब वो फाइनाइट ही मिलेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली वो फाइनाइट होगा। तो सो अगर आपको एक ऐसा नंबर एल मिल जाता है जिसमें लिमिट एन एल के इक्वल है, तो हम बोलेंगे ये कन्वर्जेंट है। अब आगे जैसे आप फंक्शन में बात करते हैं, जैसे मैं अगर आपको याद दिलाऊं कि फंक्शन में आप लोग क्या लिखते थे, चलो वैसे ही मैं यहाँ पे याद दिलाता हूँ एक थ्योरम, देखो कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, अभी तो मैंने डेफिनेशन बताए थे आपको, एफ एक्स एग्जिस्ट है ना, इसका हमने डेफिनेशन बताया था, मैं थ्योरम पूछ रहा हूँ आपसे कि दिस लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन होता है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। हाँ जी, सो x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। ये है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। सो आप समझ चुके हैं कि एल माइनस है ना, जो x बिलोंग करेगा, तो यहाँ बिलोंग क्या कर रहा है, a माइनस एप्साइलन टू a, और यहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है, a प्लस एप्साइलन टू a, सॉरी a टू a प्लस एप्साइलन है ना, तो यहाँ इंटरवल है। सो यहाँ x बिलोंग कर रहा है a से a प्लस एप्साइलन में, यहाँ x बिलोंग कर रहा है a माइनस एप्साइलन से a में, ये मतलब है लिमिट में, और दोनों पे वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तब जाके बोलेंगे कन्वर्जेंस। सेम चीज़ यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ अगर लिखेंगे हम कि उसी थ्योरम के करस्पॉन्डिंग मैं लिखूँ कि लिमिट ऑफ ए एन एग्जिस्ट, सो n टेंस टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, बताइए कोई, जो पिछला थ्योरम लिखा था उसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस में क्या थ्योरम बनती है पैरेलल उसके, जैसे ये थ्योरम फंक्शन के लिए है, सिमिलरली हमें अगर सीक्वेंस के टर्म में ऐसा कोई थ्योरम है। बाकी आप जानते होंगे आगे कि बाउंडेड है, मोनोटोनिक है तो कन्वर्जेंट होगा, ये वन वे थ्योरम है, और वैसे अलग है, मैं ये इफ एंड ओनली पूछ रहा हूँ जैसे पिछला थ्योरम था। फाइनाइट एंड यूनिक, हाँ वो तो ठीक है, फाइनाइट एंड यूनिक एग्जिस्ट करेगी,
वो तो होगा, हाँ ये भी सही है। वो तो ए एन एग्जिस्ट करेगा अगर एक ए एन, ऑब्वियसली एल जो हमने लिखा है वो एक फाइनाइट नंबर है और यूनिक नंबर होना चाहिए। यहाँ हमने 2 नंबर एल नहीं मिलना चाहिए। लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो फाइनाइट और यूनिक होगी। चलो ये तो ठीक है, लेकिन मैं इसको पूछना चाह रहा दूसरा, तो ये भी लिखा देते, एक पॉइंट ये भी है। सो एक पॉइंट ये है कि रिमार्क में या थ्योरम ही लिख लो चाहो तो, इफ सो लिमिट ऑफ ए एन जो होगी दिस इज फाइनाइट एंड यूनिक, ये तो होगी इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगी तो, है ना, जरूरी नहीं लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो थ्योरम या रिमार्क कुछ में लिख सकते हो या प्रूव भी कर सकते हो। सो एज अ थ्योरम ही लिख देता हूँ। सो लिमिट ऑफ ए एन एग्जिस्ट करेगी तो वो फाइनाइट होगी और यूनिक होगी। मतलब एक सीक्वेंस की 2 लिमिट नहीं हो सकती, एक फंक्शन के 2 लिमिट नहीं हो सकते। तो लिमिट फंक्शन की हो या सीक्वेंस की हो, दोनों यूनिक होगी, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब फाइनाइट होगी। ठीक है, लेकिन आगे देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप कब बोलते हो, जब है ना, मैं लिख दूँ क्या, इफ एंड ओनली इफ, तो लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन। और आप सोच रहे हो कि तो मैंने बताया ही नहीं, सही बात है, तो इसको मैं भी डिस्कस करूंगा आगे। लेकिन इस तरह के आगे रिजल्ट हैं जहाँ पे तो ये मैं डिस्कस करूंगा आगे, बता दिया जस्ट पैरेलल है। सो ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी अगर सीक्वेंस की लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों इक्वल हो, और इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है ये, ठीक है ना। तो जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं फंक्शन में, तो सीक्वेंस में लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर की बात करेंगे आगे हम। सो लिमसुप ऑफ ए एन, ये लिमिट सुपीरियर है और लिमिट इन्फीरियर है। लिमसुप ऑफ ए एन एंड लिमिट ऑफ ए एन जो होगी वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तब बोलेंगे कन्वर्जेंट है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल, सिंपल एक एग्जाम्पल देकर समझाऊँ कि ये जो सिक्वेंस ए एन है, 1/n, चलो ये -1/n की बात करते हैं। बाकी लिमिट विमिट तो सबको आता ही है, तो मतलब थ्योरी समझना ना, लिमिट तो निकालना आता ही होगा। मैं चलो ए एन ले लेता हूँ -1/n। बताओ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन क्या होती है, ए एन है -1/n। सो व्हाट इज लिमिट ऑफ ए एन, ये तो सबको पता होगा। ये कोई तरीका थोड़ी होता है लिमिट, अभी तुमने, हाँ वही तो, अभी आपने बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो यूनिक और फाइनाइट होगी, तो 2 कैसे हो सकती है लिमिट, है ना। तो यहाँ पे होगी डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों हो रही है, तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो और नहीं आइडिया हो तो अभी मान लो, तो इसका लिमिट सुपीरियर 1 आएगी और इसका जो लिमिट इन्फीरियर है वो -1 आएगी। और हमने ये थ्योरम लिखा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ लिमिट सुपीरियर 1 आती है, इसमें लिमिट इन्फीरियर -1 आती है, दोनों इक्वल तो है नहीं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल। तो इस तरह के एप्लीकेशंस है ना। तो ये चीज़ है, ये तो ठीक है, रिजल्ट है कि फाइनाइट यूनिक होगी, बट एग्जिस्टेंस की अगर बात करनी है तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर, लिमिट सुपीरियर क्या होता है कि जितने भी पॉसिबल सब सीक्वेंसेस हैं उसके जितने भी पॉसिबल लिमिट्स है उसमें जो लार्जेस्ट लिमिट है वो लिमिट सुपीरियर है, जो स्मॉलेस्ट लिमिट है वो लिमिट इन्फीरियर है। मान लो एक सीक्वेंस के पास हो सकता है 10 डिफरेंट कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस हो और वो 10 डिफरेंट नंबर पे कन्वर्ज, अभी इन्होंने कहा कि इवन के लिए 1 आएगा, ऑड के लिए -1 आएगा, तो इवन के लिए एक सब सीक्वेंस मिल रहा है, ऑड के लिए दूसरा सब सीक्वेंस मिल रहा है, दोनों कन्वर्जेंट है, तो इसके पास 2 कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। किसी सीक्वेंस में 4 कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो सकता है, किसी सीक्वेंस में 3 कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो सकता है, किसी में 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। तो जितने भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट अगर लिमिट आती है तो जो लार्जेस्ट लिमिट है किसी सब सीक्वेंस की, जो लार्जेस्ट लिमिट है वो लिमिट सुपीरियर है, जो स्मॉलेस्ट लिमिट है वो लिमिट इन्फीरियर है। तो सिंपल मतलब ये है। तो ये मैं सब सीक्वेंस वाले टर्म में डिस्कस करूंगा। तो अभी ये मीनिंग था लिमिट कन्वर्जेंस का। बाकी कुछ लिमिट लिमिट निकाल के देखो, आप लोग लिमिट निकालना आता है। तो जैसे मुझे चेक करना है कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो इनडायरेक्टली मुझे यही चेक करना है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये मतलब है ना। अगर मुझे कहीं बोले कि चेक करो कौन सा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कौन सा नहीं है, तो यही करेंगे कि
किसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो तरीका हो गया क्वेश्चन कैलकुलेट करने का। अभी तक जो मैं डिस्कस कर रहा था वो डेफिनेशन डिस्कस कर रहा था, है ना। तो इस लेवल पे आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। चलो कुछ सीक्वेंस का लिमिट निकाल के देखो। तो बाकी मैं डिफाइन करूंगा बाकी टर्म्स, अभी लिमिट निकाल के देखो, लिमिट निकाल पाओगे तो। जैसे कुछ तो फॉर्मूले होते हैं जो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि चेक इफ या चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट। ठीक है, जैसे पहला आसान आसान सा लिखता हूँ मैं। जैसे चलो पहला तो 1/n ही है, दूसरा -1 पर n/n है, तीसरा 1+1/2 +1/n है, चौथा 1+1/2² +1/3² अप टू 1/n² है, पांचवा 2/3 की पावर n है, 3/2 की पावर n है। ये सब जस्ट सीक्वेंस के मैं an लिख रहा हूँ, जस्ट आई एम राइटिंग an nth टर्म। तो 2 की पावर n/n², n² अपॉन 2 की पावर n, 1+1/n की पावर n एंड √2/n, मान लो ये लिख लूँ मैं अगर। फिर n फैक्टोरियल अपॉन n², n² अपॉन n फैक्टोरियल। मतलब एक बार चेक करके बताओ कौन कौन सा कन्वर्जेंट है। तो इनडायरेक्टली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लिमिट निकालो, है ना। इनडायरेक्टली आपको एग्जाम में भी आपसे पूछता है कि कौन कौन सा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस का कन्वर्जेंस अलग चीज है, सीरीज का कन्वर्जेंस अलग चीज है, ठीक है ना। क्या होगा? हाँ, एक बार पहले डिसाइड कर लो, टोटल डिसाइड कर लो, फिर वन बताना। सब लोग पहले टोटल 12 के 12 क्वेश्चन एक बार सबकी लिमिट निकालो। जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो कन्वर्जेंट है, जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी वो कन्वर्जेंट नहीं है। सिंपल। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फाइनाइट और यूनिक होनी चाहिए, ये है। अच्छा, ये तो आपने देख ही लिया, -1 की पावर n। तो जिसमें an गिवन है ना, वेयर an इज गिवन एज, हमने आपको an दिया, an मतलब nth टर्म सीक्वेंस का दिया हमने आपको। तो an इज गिवन एज, ठीक है।
एक एक करके लिमिट निकालो सबकी पहले, फिर बताना एक बार एंड में। चलिए, सो 19 डिफरेंट सीक्वेंसेस मैंने लिख दिए हैं। कुछ इनमें डायरेक्ट फार्मूला है, क्योंकि प्रूव करना इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, सो मे बी डिफिकल्ट हो सकता है, बट कुछ डायरेक्ट फार्मूला ही है जो आपको याद होगा या याद रखना पड़ेगा, तो उससे इजीली, क्योंकि एग्जाम में आप प्रूव करने लगेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो मतलब रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे रिजल्ट बेस्ड हैं, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है जो मैं रिजल्ट पहले लिख दूंगा फिर करूँगा, बाकी आप ट्राई करो क्या आप कर पाते हो क्या नहीं कर पाते हो। ये है। ठीक है भाई।
चलिए बहुत हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए मतलब। तो यहाँ से बताओ भाई, जिन लोगों ने डिसाइड किया है फर्स्ट क्या है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? फर्स्ट तो इजी है, तो मैं कन्वर्जेंट को टिक कर देता हूँ और नॉट कन्वर्जेंट कट कर दूंगा। ये भी कन्वर्जेंट होगा, और ये कन्वर्जेंट है नहीं, ये कन्वर्जेंट है यस, ये कन्वर्जेंट होगा। तो ये वाला, क्योंकि -1 की पावर n है यहाँ पे, तो ये जाएगी। कन्वर्जेंट है यस, तो ये कन्वर्जेंट है यस, ये कन्वर्जेंट है नो। 2 की पावर n/n², नहीं है, ये यस होगा, ये यस होगा, ये नो होगा, है ना। तो 9th 10th 11th, क्योंकि n फैक्टोरियल डोमिनेट करेगा 12th। ये बताइए n की पावर 1, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, n की पावर 1/n, आपका 1 आएगी, वो लॉग लगा के हो जाएगा। ये वाला यस, है ना, ये नहीं है, ये 1 है, ये है, ये है, ये होगा, ये। बताइए एक बार, हमने सारा जो टिक किया कन्वर्जेंट है, जो टिक नहीं किया वो डाइवर्जेंट है। अब आप डिसाइड कीजिए। ठीक है जी, दिख रहा है सबको? इतने क्वेश्चन हो गए कि जी जी, 23 24 दोनों में मीन की जगह मैक्स, मैक्स से मीन कर दो तो भी कन्वर्जेंट रहेगा। लेकिन कब नहीं रहेगा, चलो एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं, कब कन्वर्जेंट नहीं रहेगा, है ना। तो 26 मान लो ऐसा हो जाए, मैक्स ऑफ n, 1/n। 27 मीन ऑफ n² और 1/n फैक्टोरियल। अच्छा, तो वैसे तो ऐसे डिसाइड कर लोगे, n² और n फैक्टोरियल, इस तरह से है 1 + 1/2 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल, 28, ठीक है ना। तो ये वाला डाइवर्जेंट होगी, ये भी डाइवर्जेंट होगी, ये कन्वर्जेंट होगी। ठीक है जी, टोटल 28 डिफरेंट सीक्वेंसेस लिखे हैं हमने, सीक्वेंस के एन टर्म्स। आपको सबकी लिमिट निकालनी है, कुछ की लिमिट डायरेक्ट याद होगा आपको, नहीं याद है तो डिराइव करना पड़ेगा, और ये चीज़ है। फोर्थ वाला तो डायरेक्ट रिजल्ट है, प्रूफ तो मुझे भी नहीं आता। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1 + 1/2² 1/3² अप टू 1/n² है। ये रिजल्ट है, इसका क्या नाम है रिजल्ट का, समथिंग रिजल्ट, बड़ा ये सेलिब्रेटेड रिजल्ट है, ये प्रूफ है ना, बहुत टाइम लगा था प्रूफ करना। हाँ, तो ये प्रूफ करना, प्रूफ मुझे खुद ही देखना पड़ेगा, मतलब प्रूफ इतना इजी नहीं है, आप कर नहीं पाएंगे मुझे, है ना, क्योंकि ये एक रिजल्ट है जो इसने प्रूफ किया था, क्या नाम है उसका, उसने प्रूफ किया था, किसका रिजल्ट है ये आई थिंक ड्रिचलेट शायद, देखता हूँ। तो this can be proved using complex analysis and there are many 100 ways to prove this, लेकिन अभी मुझे एक भी नहीं आता, ये चीज़ है। तो देखना पड़ेगा आपको, प्रूफ किसी ने कंस्ट्रक्टिव प्रूफ होगा, लोगों ने किया होगा, डिफरेंट वेज हैं, बट ये इतना आसान नहीं है। तो ठीक है ना, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आता है π²/6, ये आता है ना,
तो ये अभी याद है मुझे, प्रूफ हम देख सकते हैं, प्रूफ देखेंगे तो आ जाएगा। क्या कर सकते हैं उसके लिए, वो तो एप्सिलॉन डेल्टा से तो मुश्किल है, बट समहाउ है ना, ये समहाउ ये बन जाता है ना, सीरीज 1/n² n फ्रॉम 1 to infinity, तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा, ये π²/6 इसका रिजल्ट है। ठीक है जी। सो एक मिनट, तो 17 17 ये वाला ऐसे कैसे होता है, या तो कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट होगा, कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है। एक तो आपके लॉजिक ना, मतलब कहाँ कहाँ से आते हैं समझ, आपके लॉजिक के हिसाब से -1 की पावर है ना तो कन्वर्जेंट है ना ही डाइवर्जेंट है, कैसा लॉजिक लाते हो समझ नहीं आता। थ्योरम को ठीक से समझोगे तो समझ आएगा आपको, कन्वर्जेंट कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग है तो गारंटी है कि डाइवर्जेंट होगा, हमने कहा लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर डिफरेंट हो जाएगा ना, वहाँ लिखा था लिमिट सुपीरियर क्या होता है, अगर 2-3 लिमिट आ रही है सीक्वेंस की तो कभी कहीं वो कन्वर्ज ही नहीं कर सकती है, तो कैसे कन्वर्ज दोनों नहीं होगी। हम्म नहीं, हाँ ओपन करेंगे तो न्यूमरेटर में बहुत सारे टर्म्स हैं ना, तो अगर आप लार्ज एन के लिए सोचो तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, अगर एन को मैं मान लो चलो 100 ले लेता हूँ, तो 100 के लिए क्या लगता है आपको, 100 फैक्टोरियल/100 स्क्वायर, ये मोर देन 1 होगा लेस देन 1 होगा, या मतलब 100 स्क्वायर और 100 फैक्टोरियल में किसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, 100 फैक्टोरियल की। तो जो फैक्टोरियल है वो डोमिनेटिंग टर्म है, डोमिनेटिंग टर्म ये होता है कि जो बहुत फास्ट जाए कन्वर्ज करता है कि दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो वो डोमिनेट करेगा, तो मतलब ये एन फैक्टोरियल n² का कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस बहुत स्लो है कंपेयर टू एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल का रेट ऑफ कन्वर्जेंस बहुत फास्ट है, तो वो एन फैक्टोरियल इसको इन्फिनिटी पे ले जाएगा खींच के, तो मतलब ये इनकी इन्फिनिटी हो जाएगी लिमिट, जो ये 11th वाली है, और इन फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ गया तो 0 पे चली जाएगी लिमिट इसकी, इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, तो देखते हैं। पूछिए क्या पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऑसिलेटरी डिफाइन नहीं करता हूँ, मैं जो डिफाइन कर रहा हूँ वो डिपेंड करता है बुक टू बुक, आप जो बुक पढ़ रहे हो उसमें हो सकता है तीसरी कैटेगरी ऑसिलेटरी डिफाइन किया हो, मेरे हिसाब से मैं जो फॉलो कर रहा हूँ रूल, मेरे हिसाब से ये डाइवर्जेंट है, ठीक है ना, ऑसिलेटरी भी है उसमें मैं ना नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे पास सीक्वेंस के लिए दो ही कैटेगरी है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है, ठीक है ना, कोई सीक्वेंस या तो कन्वर्जेंट, हाँ मैं बोल रहा हूँ, तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है आपके हिसाब से, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट। हम्म अरे भैया अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, -1 की पावर n कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बाउंडेड नॉट बाउंडेड, मान लो इस तरह के ऑप्शन है, ऑसिलेटरी ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करोगे, और अगर ऑसिलेटरी होगा तब भी डाइवर्जेंट होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, आप जितना जल्दी समझ जाओगे एग्जाम में उतना फ़ायदा होगा, नहीं समझोगे मार्क्स कटेंगे, तो उसमें फिर जब समझ जाओगे तब एग्जाम निकलेगा, ये चीज़ें हैं, ये तब जाकर चीज़ें ठीक होंगी इसके रिगार्डिंग। ये आप किसी बुक में, आप मुझे किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ दिखा दो कि -1 की पावर n ना तो कन्वर्जेंट है ना ही डाइवर्जेंट है, ये आपका लॉजिक है जो कि हिला हुआ है मुझे पता है, आप किसी बुक में ऐसा लिखा दिखा दो मुझे, या किसी कहीं जगह लिखा हुआ दिखा दो कि जब बोल दे कि -1 की पावर n ऑसिलेटरी है, इसका मतलब है कि ये ना तो कन्वर्जेंट है ना ही डाइवर्जेंट है। सबकी, अच्छा जो स्टैंडर्ड है ना, ठीक है, चलो ठीक है वो लिख देता हूँ मैं, देखो तो इसमें से हम सबकी लिमिट फाइंड ही कर लेते हैं ना, देखो 1 by 1, तो जो पहला था फर्स्ट की लिमिट है
है ना, कुछ की लिमिट आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे फर्स्ट 1/n थी, ये 0 है। दूसरा क्या था, तो उसको देख लेते हैं वहीं से। अच्छा इसको मैं, है ना, हाँ ऐसे बताइए 1/n। तो पहला जो है, हम इसकी लिमिट, सबकी लिमिट लिख देते हैं। n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 0 होगी। दूसरी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n/n 0 है। तीसरी क्या थी, तो ये एक्चुअली ये जो है ना, ये हार्मोनिक सीरीज है, तो ये उससे प्रूव हो जाएगा। मतलब देखो हम लोग सीरीज की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, सीक्वेंस में प्रूव नहीं वैसे कर पाएंगे एप्सिलॉन डेल्टा से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सीरीज तो हो ही जाएगा। ये क्या है, ये एक्चुअली आप देखो, अगर आप, हमारे पास रिजल्ट है, इसका प्रूफ इससे फॉलो होता है। सो 1/, ये हो गया एन टाइप का, या ऐसा कर लो 1/k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यही तो है ये। या इनिशियली आप अगर लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो इसको, कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/k फ्रॉम 1 टू n, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और बाद में ये कन्वर्ट हो गया 1/k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और आप जानते हो कैसे, यूजिंग पी टेस्ट, पता है ना, हाँ पी टेस्ट या इंटीग्रल टेस्ट, कोई भी टेस्ट लगा लो। तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, तो पी टेस्ट क्या कहता है, सीरीज का रिजल्ट यूज कर रहा हूँ मैं, तो उसके हिसाब से कि सीरीज 1/k, k की पावर 1 है, तो जब पावर किसी की, आपको पता होगा पी टेस्ट, तो पी टेस्ट यूज कर रहे हैं। पी टेस्ट से इसका लिमिट इन्फिनिटी आ गई। सो लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज इन्फिनिटी। एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूव करना बहुत मुश्किल है, और वो हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करता है गेट जैम में कि आप एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूव करके आंसर लाओ। वहाँ आपको आंसर लाना है, आप कैसे भी आंसर ले आओ, ये चीज़ सही आंसर आने चाहिए। तो हमें कोई प्रूफ लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये उससे हो जाएगा। फोर्थ जो है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 1 स्क्वायर, जी जी जी, आप सर्च कीजिए पी टेस्ट क्या होता है गूगल पे, या बुक में देखिए, इसी में आगे आएगा, सीरीज टॉपिक में आएगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, पी टेस्ट फॉर द सीरीज। तो एक सीरीज है ना, जहाँ 1/k है, तो पावर जब 1/k है, और पावर अगर मोर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगा डाइवर्जेंट होगी। तो ये है। तो यहाँ जैसे ये भी उसी लॉजिक से मैं प्रूव कर सकता हूँ। सो 1/k² k फ्रॉम 1 टू, अभी इन्फिनिटी लिख लो चाहो तो, चलो इन्फिनिटी हटाओ लिमिट, तो ये हो गया। अब ये मुझे पता है कन्वर्जेंट है बाय यूजिंग पी टेस्ट, है ना, पावर ये कन्वर्जेंट होगा, मतलब इसका सम फाइनाइट है। सो दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। बट एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आएगी, तो इसके प्रूफ का बहुत लेंदी प्रूफ है, जो कि, है ना, प्रूफ देख सकते हो, प्रूफ इसका अवेलेबल है, ये नहीं कह रहा हूँ प्रूफ नहीं है, लेकिन वो हमारे स्कोप से बाहर है, वो प्योर मैथमेटिक्स यूज करके उसमें बहुत लेंदी प्रूफ होगा, प्रूफ है लेकिन हमारे स्कोप पे नहीं, हमें प्रूफ नहीं करना है। तो इसका सम, ये कन्वर्जेंट है, और ये π²/6 आप डायरेक्टली यूज़ कीजिए। तो नहीं, पी टेस्ट लगा लीजिए, इंटीग्रल टेस्ट लगा लीजिए, कुछ भी टेस्ट, टेस्ट तो बहुत सारे लग सकते हैं, तो आपको देखना है क्या सूटेबल है, पी टेस्ट से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ वाला क्या था बताओ, क्या है सीक्वेंस। सो यहाँ फिफ्थ से स्टार्ट 2/3 पावर n ना, तो 2/3 होल पावर n, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसका एक रिजल्ट है ज्योमेट्रिक टेस्ट से आता है, सो वो थ्योरम है। तो वो कहता है कि लिमिट r की पावर n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस, दो ही केस है यहाँ पे, है ना, एक तो है कि हाँ अगर r 1 हो गया, या तो तीन पॉसिबिलिटी, मान लो मॉड r लेस देन 1, मॉड r मोर देन 1, या मॉड r इक्वल टू 1। सो r की पावर n है, अगर मॉड r लेस देन 1 है तो इसकी लिमिट 0 आएगी, मॉड r मोर देन 1 है इसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी। जैसे r की जगह मैंने, है ना, कोई और नंबर रख के देख लो आप, तो मॉड की r का मॉड्यूलस लेस देन 1 है तो 0 आएगी। तो ये थ्योरम लिख रहा हूँ मैं, ये रिजल्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं आगे। और अगर r की वैल्यू +-1 है, तो +1 -1 है, तो दो पॉसिबिलिटी है ना, r अगर 1 या -1 है, तब एक काम करो 1 -1 को दो कैटेगरी में लिख लो। सो अगर 1 है, r की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू -1 है, तो जब 1 है तो लिमिट 1 आएगी, और जब -1 है तो क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये यहाँ लिख रहा हूँ डज नॉट एग्जिस्ट,
इन्फिनिटी नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आर की वैल्यू नेगेटिव -1 होगी तो इन्फिनिटी आएगी। वो जो आप कह रहे थे ओसिलेटिंग सीक्वेंस है वो है, और ओसिलेटिंग सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा, सो दैट इज अ डाइवर्जेंट, सो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर आर -1 हो गया तो ये मैंने 4 पार्ट में डिफाइन कर दिया, मॉड आर लेस देन एंड मॉड आर 1 -1, तो इस तरह से है। तो अभी आप देखो आर आपके किस कैटेगरी में है, जो मैंने लिखा है 2/3 है, 2/3 किस कैटेगरी में आएगा, 2/3 इस कैटेगरी में आएगा, 3/2 इस कैटेगरी में आएगा, है ना। अगर आर के प्लेस पे मैं 2/3 रख देता हूँ, सो <1 तो उसकी जैसे पावर जैसे जैसे बढ़ाएंगे ना वैल्यू घटती चली जाएगी, तो जब n बहुत लार्ज होगा तो वो नंबर लगभग 0 के नेबरहुड में सब आ जाएंगे। सो ये जो लिमिट है ना इसका, तो जो 5वां था ये 2/3, जितना पावर बढ़ाओगे वैल्यू घटती चली जाएगी, जब n बहुत लार्ज है तो वैल्यू लगभग 0 के इक्वल आएगी, तो ये 0 के नेबरहुड में चला जाएगा, तो कुछ टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स क्या होंगे 0 के नेबरहुड में आ जाएंगे, तो ये 0 आ जाएगा। जो 6th वाला था लिमिट 3/2 की पावर n, अब n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे ये सीक्वेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो ये n जब लार्ज होगा तो ये इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगी, तो इसका जो लिमिट है वो +∞ है, ठीक है। तो +∞ भी डाइवर्जेंट में ही काउंट होगा, है ना, जबकि तुमको लिमिट इसकी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी चूंकि रियल नंबर नहीं है इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है इस तरह से। हाँ अगला क्या है, 6 के बाद था 7th, यहाँ पे आते हैं। सो जो 7th वाला है, तो ये प्रूव किया जा सकता है इजीली, है ना। अरे यहाँ भी सिंपल एक लॉजिक ये है, यहाँ पे तुम एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, जिन लोगों को है ना एल हॉस्पिटल रूल होता है ना, एल हॉस्पिटल लगा के प्रूव कर सकते हो इस चीज़ को। 2 बार एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ये एल हॉस्पिटल आता है लगाना, एन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो और अप्लाई कर लो, तो एल हॉस्पिटल लगाओगे आप, तो ये क्योंकि न्यूमरेटर एक्सपोनेंशियल टर्म है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल टर्म है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेटिंग होता है, तो वो डिसाइड करेगा लिमिट क्या होगी। सो तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ हाँ, नहीं तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो आप, एल हॉस्पिटल लगा लो, उससे हो जाएगा एल हॉस्पिटल रूल से। सो 8th जो है आपके पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n² की पावर n, अब इसी का रेसिप्रोकल है, इन्फिनिटी पे जा रही, फिर से डिनोमिनेटर डोमिनेटिंग है, इन्फिनिटी पे जाएगी ये, तो इन्फिनिटी पे जाएगी तो इसको 0 पे ले जाएगा खींच के, सो पूरे 0 पे आ जाएगी। प्रूफ किसको ज़्यादा प्रूफ करे तो इसका प्रूफ ईजी है, इसको प्रूफ कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से, आप प्रूफ जस्ट एल हॉस्पिटल लगाओ डिफरेंशिएट करो आ जाएगा। 9th, सो 9th वाला है यहाँ पे 8 9 1 + 1/n, इसको भी प्रूव किया जा सकता है, लॉग लेके आप कर सकते हैं प्रूफ, तो 1 + 1/n की पावर n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू e आ जाएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग थ्योरम है, फिर से क्या थ्योरम है इसका, सो इसमें ये होता है कि आप लोग जानते होंगे, मैं अभी उसके टर्म में लिख देता हूँ, मान लो कि ऐसा है fx की पावर gx है और x टेंस टू a है, तो मैं फंक्शन के टर्म में लिमिट का फॉर्मूला लिख देता हूँ, सीक्वेंस में वही काम आ जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म की है ना, आप लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जानते होंगे, सो व्हाट आर द इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, क्योंकि लिमिट में इसकी जरूरत पड़ती है। सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, 0/0, ∞/∞, 1/∞, 1/∞ इंडिटर्मिनेट है, वन की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0 टू द पावर 0, कितना हो गए, नहीं वो तो इन्फिनिटी के इक्वल है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, जिसकी वैल्यू डिटर्मिन नहीं है, तो है ना, इट में अगर लिमिट के केस में मान लो ∞/∞ आ रही है फॉर्म, तो इट में गिव यू वैल्यू 1, समटाइम्स गिव यू 2, समटाइम्स 3, समटाइम्स 4, तो इसकी कोई डिटर्मिन्ड वैल्यू नहीं है एक्चुअली, सो दिस इज इनडिटर्मिनेट। ∞/∞ गारंटी है इन्फिनिटी ही आएगी, तो वो इनडिटर्मिनेट नहीं है एक्चुअली। ठीक है ना,
तो मतलब इस फॉर्म के जो भी लिमिट में अगर आप मान लो n टेंस टू इन्फिनिटी है, आपने n को इन्फिनिटी रिप्लेस किया लिमिट निकालने के लिए, तो इनमें से कोई एक वैल्यू आती है, सो मीन्स यू कैन नॉट रिप्लेस, सो यू हैव टू फर्दर सिंप्लीफाई एंड देन रिड्यूस करना होगा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसकी वजह से ये ना आए। इसके अलावा मान लो कभी प्लस इन्फिनिटी आंसर हो सकती है ना लिमिट की, हमने अभी लिखा है कि आंसर प्लस इन्फिनिटी इज द पॉसिबल आंसर। क्वेश्चन पूछेगा इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, तो प्लस इन्फिनिटी है, वो अलग बात है, लिमिट जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट नहीं है, बिकॉज प्लस इन्फिनिटी इज नॉट द फाइनाइट नंबर या नॉट अ रियल नंबर, इसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है ना, लिमिट प्लस इन्फिनिटी है एक्चुअली। तो प्लस इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये प्लस इन्फिनिटी लिमिट है इसकी। एनीवे तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर मान लो इन्फिनिटी है तो ये लिमिट किसके इक्वल हो जाती है, तो हम इसको फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू a क्या करते हैं, e की पावर इनटू gx, इसकी तो सेम चीज इसी फॉर्मूले से इसका प्रूफ आ जाएगा। तो ये e कैसे आता है, उस फॉर्मूले से आ जाता है, या लॉग लगा लेंगे तब भी आ जाता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो उससे आ जाएगा। फिर हाँ यस यस, उसको आप जनरल फार्मूला लिखेंगे तो जैसे 1 प्लस मान लो ऐसा x प्लस एन इसकी पावर n है ना, हाँ हाँ इन्फिनिटी, तो ये e की पावर x आ जाएगी, ठीक है, इससे आप प्रूव करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई एन इसकी पावर है n टेंस टू इन्फिनिटी, या मैं वैसे लिखूं जैसे आप वैसे किसी और तरह से लिखेंगे x टेंस टू 0, तो 1 प्लस या समथिंग लिख लो, या x की बजाय मैं y ले लेता हूँ यहाँ पे, y टेंस टू 0, सो 1 प्लस एक्स इंटू वाई इसकी पावर y, नहीं y नहीं 1 बाई वाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी होनी चाहिए ना, तो अभी तो क्या हो गया 0 रख दिया तो 1 आंसर आ जाएगा। तो हमें इसको ठीक है ना, ये 0 लिखना ना हम लोग कि x की पावर y, हाँ ठीक है, ये 1 बाई वाई हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा e की पावर x, तो कुछ नहीं है 0 में कन्वर्ट कर दिया हमने जस्ट, यहाँ y पे लिमिट लगी हुई है, ध्यान रखना y पे, ठीक है, तो इजी है वही है, तो इससे ही आ जाता है, तो ये सब याद रखोगे इजीली हो जाएगा, बाकी ये तो इंट्रोडक्शन है। अगला देखो क्या था, √2/n, देखो ये लिखने का पर्पस क्या था, यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स है जिसकी लिमिट इरेशनल नंबर आ रही है, ई इज एन इरेशनल नंबर ना, आइलर नंबर है, सो ई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होंगे वो सब रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन लिमिट इरेशनल नंबर आ रही है। जैसे √2/n है, n टेंस टू इन्फिनिटी, √2/n जो सीक्वेंस है उसके ईच टर्म इरेशनल नंबर है, लेकिन इसकी लिमिट क्या आ रही है, रेशनल नंबर आ रही है 0। √2/n में हर टर्म इरेशनल नंबर है लेकिन लिमिट इसकी रैशनल है, ऊपर वाले में ईच टर्म इज अ रैशनल नंबर, आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करो वो एक रैशनल नंबर आएगा, सो ईच टर्म सीक्वेंस की रैशनल नंबर है और लिमिट उसकी इरेशनल नंबर आ रही है, ये चीज़ है। आगे तो ये हो गया, आगे n फैक्टोरियल अपॉन n स्क्वायर, सो n फैक्ट बना सकते हैं, यस तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ से आ जाएगा n फैक्टोरियल बाई n स्क्वायर है ना, तो अगर जिनको ये कैलकुलेट करना हो कैसे आएगा, तो सिंपल आप n फैक्टोरियल को पहले तो n फैक्टोरियल ओपन कर लो, है ना, n फैक्टोरियल ओपन करोगे तो क्या होगा, एक n कट जाएगा, या वैसे तुम देख सकते हो कि जो n फैक्टोरियल है ना, दिस इज मच लार्जर देन n स्क्वायर फॉर लार्ज n, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ जब आप n फैक्ट डिवाइड करोगे ना, सो n फैक्टोरियल बाई n स्क्वायर ये मच लार्जर नंबर आएगा देन 1, सो मतलब ये इन्फिनिटी पे जाएगी, कहने का मतलब ये है। अब ये समझो कि n फैक्टोरियल की वैल्यू जब लार्ज n के लिए बहुत ज़्यादा होगा दैन n स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि n फैक्टोरियल डोमिनेटिंग है, सो n फैक्टोरियल डोमिनेटिंग है, प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी, और ऐसे ही सेम वैसा है n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल, फिर से वही लॉजिक है कि n फैक्टोरियल n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, मतलब n इज़ वेरी लार्ज नंबर, जब वेरी लार्ज है सो ये बहुत लार्ज होगा इसके कंपैरिजन में, तो ये 0 के अप्रोच करेगा वो, सो दैट विल अप्रोच टू 0, दैट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, क्योंकि n फैक्टोरियल बहुत लार्ज नंबर है इसीलिए।
13 हमारे पास है -1 की, तो जानते हो आप -1 की पावर n, तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ -1 की पावर n डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपके पास -1 की पावर n बाई n फैक्टोरियल, तो यहाँ से आ जाएगा 14 का, ये भी तो आप जानते ही हैं क्या ही नया है, -1 की पावर n बाई n फैक्टोरियल। और ये सब हम सीक्वेंस देख रहे हैं, बाद में इसी पे समेसन लगा देंगे तो वो सीरीज होगा। तो सीक्वेंस का टेस्ट करना और सीरीज का टेस्ट करना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो यहाँ पे आपको देखना है ये 0 आ जाएगी क्योंकि n फैक्टोरियल डोमिनेटिंग है फिर से, तो वो 0 की तरफ ले जाएगी। 15th 1/2 की पावर n, ये कुछ है ही नहीं, तो सेम इसी लॉजिक से हो जाएगा जो ज्योमेट्रिक वाला लिखा था ना मैंने, 1/2 की पावर n, तो ये 0 आ जाए क्योंकि 1/2 का मॉड लेस देन 1 है। तो आगे कितने हो गए, 14 15 16 पे आओ। जो 16 है क्या है, 1 + 2, अच्छा ये तो 2 स्क्वायर है ना, तो ये ऐसा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/2 अप टू 1/2 की पावर n। तो अब या तो आप ज्योमेट्रिक सीरीज का सम लगा सकते हो, फाइनाइट टर्म ज्योमेट्रिक जो होता है वो आप लगा सकते हो, नहीं तो आप जैसे देख लो आपको सही लगे, ये 1 + 2 + 1/2 स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट, तो इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सम है a/1 - r, इसका फॉर्मूला होता है। सो वैसे भी कर सकते हो। सो ये आ जाएगा 2। तो इसका मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका जो है स्टोरी है कि a + ar स्क्वायर एंड डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म्स हैं, देयर आर इन्फिनाइट टर्म्स का सम निकालना। तो आप जानते होंगे कि पहले बात तो a कोई रियल नंबर है, सो मॉड r अगर लेस देन 1 है और मॉड r मोर देन 1 है, मॉड r इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा। तो फिर से वही r1 - 1 के अलग अलग सोचना पड़ेगा, तो क्या आएगा, प्लस है तो प्लस इन्फिनिटी, या डिपेंड करता है ना, मॉड आर मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 का मतलब हो गया 1, हाँ, तो एग्जिस्ट लिमिट इसकी इन्फिनिटी पे जाएगी, मतलब एग्जिस्ट प्लस माइनस इन्फिनिटी हो सकती है, डिपेंड करता है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिख लो, डज नॉट एग्जिस्ट। और आर अगर 1 है तो क्या होगा, और आर -1 है तो क्या होगा, इन्फिनाइट टर्म है ना इसमें, तो डिपेंड करता है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तब भी डज नॉट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि आर अगर 1 हो गया तो इसमें कितने टर्म्स को आप ऐड कर रहे हैं, ए इन्फिनाइट टाइम ऐड कर रहे हैं, तो ए यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर ले रहा हूँ मैं, ए कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, तो ठीक है ना, सो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बाकी तो सिर्फ फॉर्मूला ये एग्जिस्ट करेगा। क्या बनेगा, ये सीरीज ही तो है, दिस इज एक्चुअली इनडायरेक्टली ए बाहर है, एंड ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, इनडायरेक्टली ए बाहर है, आर की पावर n है, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यही सीरीज तो है। अब अगर आर को आप -1 रखेंगे तो -1 की पावर n का सम तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, तो डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ओके, तो मतलब जिस सिर्फ हमारे काम के लिए यही चीज़ है, जब मॉड आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये फॉर्मूला लगा लो, तो वही मैंने लगा लिया यहाँ पे। सो हमने इसको तो डिलीट कर दो, तो हमने यहाँ पे ये लगा लिया फॉर्मूला, a/1 - r 2 आ गया। चलो देखो 17, तो 17 वाला क्या है, अच्छा उधर से स्टार्ट किया, √n+1 अच्छा नहीं, sin π/2, sin n/2 प्लस माइनस हो ना, तो ये होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sin nπ/2 प्लस -1 की पावर n। तो यहाँ एक्चुअली क्या है ना, जैसे साइन की बात करेंगे, मान लो साइन अगर π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो साइन π/2 का ऑड मल्टीपल है इसकी वैल्यू,
तो इसके है ना, तो पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल मतलब पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, और इवन मल्टीपल है तो साइन है ना पाई हो जाएगा। तो है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी वैल्यू ओसिलेट करेगी। तो यहाँ पे लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर डिफरेंट डिफरेंट आएगा। सो कहने का मतलब लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली उसकी लिमिट यूनिक और फाइनाइट आएगी। तो यहाँ यूनिक फाइनाइट तो आएगी नहीं, तो इसीलिए डज नॉट एग्जिस्ट होगा इसका। ठीक है, या अगर तीन डिफरेंस आप करें 1 माइनस 1 प्लस 1 है तो लिमिट सुपीरियर 1 हो जाएगी, लिमिट इन्फीरियर माइनस 1 हो जाएगी। तो हमने पढ़ा है कि लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर लिखो तो लिमिट इन्फीरियर। तो यहाँ पे अगर प्रूफ करना हो तो लिमिट सुपीरियर 1, हाँ तो कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये है कन्वर्जेंट नहीं है, ये सिंपल जी, कन्वर्जेंट नहीं था, डाइवर्जेंट। हाँ तो ये डाइवर्जेंट है, ठीक है ना। तो मैं डाइवर्जेंट, जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है वो डाइवर्जेंट है, सिंपल हम ये लेंगे। तो मतलब ओसिलेटिंग वाला भी उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो कन्वर्जेंट का डेफिनेशन मैंने लिखे हैं वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आगे आते हैं, अब हो गया है ना, तो ये मैंने देखा 17 18 n की पावर 1 बाई एन, ये फॉर्मूला ही है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रूफ करना है तो लॉग दोनों तरफ ले लो, फिर लॉग से आ जाएगा, एल हॉस्पिटल लगा के आ जाएगा। अगर इसको प्रूफ कर, हाँ 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 थोड़ा सा रुक जाए, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो n की पावर 1 बाई एन, ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। सो कितना टाइम ज़्यादा हो गया क्या, हाँ करते हैं स्टार्ट थोड़ी देर में। तो यहाँ से है ना ये 1 आ जाएगा, और 18 के बाद क्या क्या रह गया, चलो इसको देखते हैं। 19 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 19 में हमने लिखा है ये वाला, तो 19 तो इजी है, 1 प्लस 3 प्लस 5 2n माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। बताइए न्यूमरेटर का सम कितने, तो फॉर्मूला है डायरेक्टली, न्यूमरेटर का सम एक्चुअली एन स्क्वायर आएगा, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एन ये होता है एन स्क्वायर कट के 1 आ गया, तो ये आ जाएगा। 20वां है 20 उधर था ना, रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन। सो जो 20 है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन। तो इसको आप अगर रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज होके आ जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर एन प्लस 1 प्लस रूट एन, और ये इन्फिनिटी पे जाएगी तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगी। क्या करना आपको, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसकी लिमिट 0 तो 0 पे जाएगी। पहले क्या था, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, तो अब डायरेक्टली नहीं बता सकते क्या होगा। 20 के बाद 21, ये भी इजी है। तो 21 में जो है जी, तो यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n अपॉन एन स्क्वायर। तो ये तो हम लोग जानते हैं ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एन स्क्वायर। एक n तो काट दो और बाकी n, तो ये 1/2 आ जाएगी, ठीक है ना। n प्लस 1 बाई एन हो जाएगा, तो ये जस्ट आ जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 बाहर, 1 प्लस 1 बाई एन, तो यहाँ आंसर 1/2 आ गया। तो 1/2 इसकी लिमिट है। और क्या रह गया, 19 20 21 22 है ना, 22। तो इसको सिंपल है, अलग अलग कर लो हो जाएगा। तो जो 20 है ना, तो इजी है। 22 में लिमिट ये 2n स्क्वायर माइनस एन और n स्क्वायर माइनस 6, तो आप n स्क्वायर n कॉमन लेके कैंसिल करा दीजिए, n स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल करा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई एन, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 6 बाई एन स्क्वायर। हमने क्या किया, एन स्क्वायर कॉमन ले, एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो आप, एल हॉस्पिटल लगाओगे उससे भी हो जाएगा। एन स्क्वायर कॉमन ले काट दिया, 2/1 आ गया 2। फिर 23 क्या है, मैक्सिमम ऑफ 1/n 1/10। सो 23 जो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मैक्सिमम ऑफ 1/n एंड 1/10। अब समझो यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअली अगर हम सोचे इसके टर्म्स कैसे होंगे, ये सीक्वेंस के टर्म्स क्या है, जैसे n को जब मैं 10 तक रखूँगा तो इसके हिसाब से डिफरेंस चलता रहेगा, और n की वैल्यू 10 के बाद क्या हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, n को अगर मैं 11 लेता हूँ तो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ दिस,
मैक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी लिमिट 0 है, इसकी लिमिट है ना, तो ये एक इसकी मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी है कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी मैक्स ऑफ ए एन कॉमा बी एन जो होगा ये होगा मैक्स ऑफ लिमिट ऑफ ए एन कॉमा लिमिट ऑफ बी एन, अगर एग्जिस्ट करती है तो, है ना, ये चीज़ है। सो इफ इट एग्जिस्ट ऐसा बोलें, और नहीं तो देख लो लार्जर वैल्यू क्या है, उससे पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा मैक्स ऑफ ए कॉमा बी, ये समझो। सो अगर मुझे ये दे रखा है कि ए एन की लिमिट ए है, बी एन की लिमिट बी है, तो ऐसा है। अगर कोई डाइवर्जेंट है तो लिमिट तो फिर उसकी इन्फिनिटी हो जाएगी, या इन्फिनिटी है तो आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, 1/n की लिमिट 0 पे जाएगी, 1/10 की लिमिट 1/10 रहेगी। तो इसका आंसर एक्चुअली होगा मैक्सिमम ऑफ 0, 1/10। मैक्सिमम कितना है 1/10, इसका आंसर है। 24th में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मिनिमम ऑफ आपका था 1/2 की पावर n, 1/3 की पावर n। तो फिर से लिमिट लोगे तो 0, 0 का मिनिमम 0 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों की लिमिट 0, 0 है, तो उससे आ जाएगा। अगला जो है 25 n, ये तो ऑलरेडी कर रखा 1 पे जाएगा ना, तो दिस विल कन्वर्स टू 1, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1, अब एल ऑर्बिटल लगा लो, n से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगी। 26 मैक्सिमम ऑफ n कॉमा 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मैक्स ऑफ n कॉमा 1/n। अब आपको बताना है n और 1/n में मैक्सिमम क्या है। तो जो ही आप n ये तो हमेशा ना, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो हमेशा n के इक्वल आएगी। n अगर आप कुछ भी ले लीजिए, n लार्ज की बात करें, हम कुछ भी लेंगे तब भी ये n 1, 1 फिर 2, 1, तो मैक्सिमम तो n ही आ जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये डाइवर्जेंट हो गई। 27 था मिनिमम ऑफ n स्क्वायर n फैक्टोरियल, वो भी ऐसे ही है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर n फैक्टोरियल इसका मिनिमम है। तो इसमें क्या है ना, मैं फिर से कहा n जब बहुत लार्ज है तो n बहुत लार्ज होगा तो n स्क्वायर डोमिनेट करता है, तो स्मॉलर कौन है n स्क्वायर, तो लिमिट n स्क्वायर दोनों की इन्फिनिटी आएगी, तो दोनों की इन्फिनिटी है, मिनिमम दोनों इन्फिनिटी पे ही जा रहा है। यहाँ से क्या रह गया, ये लास्ट 28 है, ये ना, तो 28 जो था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल। तो ये तो डायरेक्ट एक्सपेंशन है, e की पावर x का एक्सपेंशन आप लोगों को आता होगा, तो ये क्या है, ये e का एक्सपेंशन है ना, ठीक है ना, तो ये हो गया, बस यही था। हाँ, तो जिसकी भी लिमिट एग्जिस्ट है ना, जिस भी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है वो कन्वर्जेंट है, और जिसकी लिमिट इन्फिनिटी आई है वो डाइवर्जेंट है, जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं की है, अगर मोर देन 1 लिमिट है मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब दिस इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ऑल ओसिलेटिंग सीरीज सीक्वेंसेस आर आल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है। तो अभी मैं अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा, आज यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। और बाकी देख लेना सीक्वेंस में तो लिमिट में निकालना आता हो, क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में, मैं कल क्वेश्चन भी कुछ कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं जहां आपको सीक्वेंस की लिमिट पूछी गई है, फिर मैं आगे सिलेबस में जो भी है उसको कंटिन्यू। तो आज बस इंट्रोडक्शन था कि सीक्वेंस होता क्या है, कन्वर्जेंस का क्या मतलब है, लिमिट कैसे निकालनी है, और बेसिक चीज़ें जो आपको आती थी, है ना। तो ये मैं अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आए हैं, जो लिमिट निकालने वाले, और उसके बाद हम लोग ये बाउंडेड सीक्वेंस से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। बाउंडेड मोनोटोनिक कल मैं डिफाइन करूंगा, बाउंडेड मोनोटोनिक फिर इस पे काम करेंगे। चलिए थैंक यू, डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।